सोचो अगर मौत हमेशा के लिए न हो, अगर हर बार मरने के बाद आपका एक नया क्लोन बना दिया जाए और आपका दर्द, आपकी यादें, सब कुछ वापस लौट आए। यही है मिकी की जिंदगी। मिकी है एक एक्सपेंडेबल, एक ऐसा इंसान जिसे सेल्फ सैक्रिफाइस मिशंस के लिए भेजा जाता है। उसका काम होता है मर जाना ताकि कॉलोनी के बाकी लोग सेफ रहें। क्यों? क्योंकि अगर वो मर भी जाए तो उसकी एक नई क्लोन बॉडी बना दी जाती है विद ऑल मेमोरीज इंटैक्ट। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। दो मिकीज एक ही समय पर एग्जिस्ट करता है एंड दिस ब्रेक्स द सिस्टम। अ स्टोरी अबाउट आइडेंटिटी, एथिक्स एंड सर्वाइवल इन स्पेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रब्बिल और आप देख रहे हैं RR मूवी डिकोड। आज हम आप लोगों से रूबरू करवाएंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी मिकी 17 के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत होती है 2054 में एक बेहद खतरनाक बर्फ से ढके एलियन प्लैनेट नेफ्लिम पर। यहाँ का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, टेम्परेचर जानलेवा है और कोई भी नॉर्मल इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। हमारे मेन कैरेक्टर मिकी 17 को दिखाया जाता है जो एक स्पेस मिशन के दौरान डीप ग्लेशियर के अंदर गिर जाता है। वो खुद को इस हालत में पाकर हैरान हो जाता है कि वो आखिर जिंदा कैसे बच गया। थोड़ी देर बाद मिकी ऊपर एक स्पेस शटल को मंडराते हुए देखता है जो उसके दोस्त टीमो का होता है। टीमो को देखकर मिकी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि टीमो उसे बचाने आया है। लेकिन टीमो मिकी को बचाने की बजाय मिकी के पास पड़ी उसकी फ्लेम थ्रोअर उठा लेता है क्योंकि वो काफी महंगा था। उसके बाद टीमो कहता है, सॉरी दोस्त, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। वैसे भी तुम एक एक्सपैंडेबल हो, अगर तुम यहाँ मर भी गए तो तुम्हारा दूसरा वर्जन बना दिया जाएगा। वैसे तुम अब तक कितनी बार मर चुके हो? टीमो की बात सुनकर मिकी को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, अब तक 16 बार मर चुका हूँ, अब मैं मिकी 17 हूँ। ये सुनकर टीमो उसे हैव अ नाइस डेथ कहकर मिकी को वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद इस नेफ्लिम प्लैनेट के जो एलियन क्रीचर है, जो मूवी में इस एलियन क्रीचर को क्रीपर कहा जाता है, उनमें से एक मिकी के पास आता है और उसे कुचल देता है। मिकी को हर वो काम दिया जाता है जो या तो बहुत खतरनाक होता है या फिर इंसान करने के लायक ही नहीं होता। किसी नए एक्सपेरिमेंट का टेस्ट करना हो, किसी एलियन प्लैनेट की जहरीली हवा में पहली बार सांस लेना हो, उनके लिए मिकी सिर्फ एक आदमी नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है, एक मशीन जैसा इंसान जिसे बार बार यूज किया जाता है और मरने के बाद एक नया मिकी तैयार कर दिया जाता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो भी गलत होगा वो मिकी सह लेगा और अगर मर भी गया तो बस नेक्स्ट वेरिएंट मिकी ले आएंगे। ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए हर हद पार करने वाले टेस्ट मिकी पर ही किए जाते हैं। सीन यहीं कट होती है और कहानी लौटती है 4 साल पहले के उस दौर में जब मिकी एक सीधा सादा शांत सा लड़का हुआ करता था। उसकी जिंदगी में बस एक ही चाह थी, सुकून से जीना। अर्थ पर उसका सबसे अच्छा दोस्त टीमो उसके साथ था। दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने का। सपने बड़े थे, उन्होंने एक माफिया से कर्ज ले लिया, लेकिन जैसा अक्सर होता है उनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही डूब गया और उधर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि मिकी और टीमो के लिए अर्थ पर जीना मुश्किल हो गया। मिकी और टीमो के लिए अब अर्थ पर रहना किसी सजा से कम नहीं था। वो माफिया हर वक्त उनके पीछे पड़ा रहता था। दोनों बस एक ही रास्ता देख पा रहे थे, भाग जाने का। और उसी वक्त लॉन्च होने वाला था एक आखिरी स्पेस शटल जो लोगों को भेज रहा था नेफ्लिम नाम के एक एलियन प्लैनेट पर। दरअसल नेफ्लिम प्लैनेट पर जो स्पेस शटल भेजा जा रहा था उसका ओनर एक पॉलिटिशियन केनेथ मार्शल का था। अर्थ पर सत्ता खो देने के बाद भी उसका सपना जिंदा था, किसी भी हाल में फिर से लीडर बनने का। और इसी सपने को सच करने के लिए उसने तय किया कि वो अर्थ से कुछ लोगों को साथ लेकर नेफ्लिम प्लैनेट को एक नई कॉलोनी बनाएगा और वहाँ खुद को सुप्रीम लीडर घोषित करेगा। उधर मिकी और टीमो माफिया से जान बचाकर उस स्पेस शटल के लिए एप्लीकेशन देने पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा चौंका देने वाला था। हजारों लोग अर्थ छोड़कर नेफ्लिम जाने की कतार में थे। टीमो को तो जॉब मिल गया क्योंकि वो एक ट्रेन्ड पायलट था, उसका सिलेक्शन आसान था। लेकिन मिकी के पास कोई भी काम चलाने वाले स्किल नहीं था, इसीलिए मिकी आखिरी ऑप्शन एक्सपैंडेबल जॉब चूज किया, एक ऐसा काम जिसे कोई करना नहीं चाहता है। हालांकि मिकी ने जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो उसने ध्यान से पढ़ा तक नहीं था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि एक्सपैंडेबल का मतलब क्या होता है और ये जॉब असल में कितना खतरनाक है। उसके लिए तो बस एक ही चीज मायने रखती थी, अर्थ से निकलना किसी भी कीमत पर। फॉर्म सबमिट करते ही एक लेडी जेमा उसके पास आती है और बिना कुछ ज्यादा बोले मिकी को सीधा एक हाई सिक्योरिटी मेडिकल लैब में ले जाती है। मिकी अब मेडिकल लैब में है और उसके सामने खड़ी है जेमा। जेमा उसे जॉब की टर्म्स एंड कंडीशन समझाने लगती है। ये जो काम तुमने चुना है वो आसान नहीं है मिकी, ये एक एक्सपैंडेबल जॉब है, एक ऐसा काम जिसमें तुम बार बार मरोगे। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो स्पेस शटल के ऑर्गेनिक वेस्ट को रिफाइन करके तुम्हें एक नई ह्यूमन बॉडी में बदल सकती है और जब तुम मरोगे हम तुम्हारी पूरी मेमोरी तुम्हारे नए वेरिएंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक मशीन एक्टिवेट होती है, मिकी को स्कैन
स्कैन किया जाता है और फिर एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसकी मेमोरी रिकॉल हो सके। जेमा फिर एक ब्लैक मैट फिनिश वाली गन मिकी की ओर बढ़ाती है और कहती है, इसे खुद को शूट करो क्योंकि आज से तुम्हें आदत डालनी होगी वो मरने की। स्पेस शटल में मिकी सबके साथ रहता तो है, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्पेस शटल में मिकी को बाकी लोगों की तरह ढंग से खाना नहीं दिया जाता। मतलब उसे पेट भर खाना नहीं मिलता। तभी वहाँ इस शिप के लीडर केनेथ मार्शल और उनकी वाइफ आते हैं जो अनाउंस करते हैं कि हम स्पेस में एक नए प्लैनेट की खोज करने जा रहे हैं और उसके बाद हम आराम से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यहीं पर मिकी की मुलाकात होती है नशा नाम की एक लड़की से जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करती है। नशा और मिकी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता है और वो दोनों करीब आने लगते हैं। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी इंटीमेसी भी होती है, एक कनेक्शन जो इस ठंडी और बेरहम स्पेस हटल में गर्माहट लाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, नशा अपने काम पर चली जाती है और मिकी फिर अकेला पड़ जाता है। हर बार जब स्पेसशिप में कोई खतरा आता है तो मिकी को ही सबसे पहले अपनी जान दाव पर लगानी पड़ती है। शिप के लोगों की सुरक्षा के लिए खुद को कुर्बान करना उसका काम बन चुका है। कहीं ना कहीं मिकी अंदर से टूट रहा होता है, वो डिप्रेस्ड होता जा रहा है, लेकिन ये दर्द वो किसी से कह नहीं सकता क्योंकि ये नौकरी, ये जिंदगी उसने खुद चुनी थी। इसी तरह से मिकी की लाइफ साइकिल चलती रहती है। फिर एक दिन करीब 4 साल बाद स्पेस शटल नेफिलिम प्लैनेट पर लैंड करता है। सबसे पहले प्लैनेट की जमीन पर मिकी को ही भेजा जाता है। जब मिकी ग्राउंड पे लैंड करता है तो लैब वाले सबसे पहले उससे उसका हेलमेट उतारने को कहते हैं और फिर लंबी लंबी सांसें लेने को। दरअसल मिकी से ये सब इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि अगर इस नेफिलिम प्लैनेट की हवा में कोई जहरीली गैस, वायरस या बैक्टीरिया मौजूद हो तो सबसे पहले मिकी ही इन्फेक्टेड होगा और अगर मिकी को कुछ होता है तो उन्हें पता चल जाएगा कि बाकी लोगों को किस तरह का प्रोटेक्शन देना होगा। और वही हुआ। जैसे ही मिकी ने हेलमेट उतारा और उस अनजान प्लैनेट की खुली हवा को अपने सीने में खींचा, हवा में मौजूद एक खतरनाक बैक्टीरिया उसके पूरे बॉडी में फैल गया। लैब में मिकी का ब्लड टेस्ट किया गया और साइंटिस्ट्स ने कोशिश की कि एक एंटीडोट बनाया जा सके ताकि उस एंटीडोट को यूज करके बाकी लोग भी इस प्लैनेट में सर्वाइव कर सके और एक कॉलोनाइज्ड बेस बना सके। लेकिन एक बार में एंटीडोट बन नहीं सका, इसलिए मिकी को बार बार उस प्लैनेट पर भेजा गया। बार बार उसे इन्फेक्टेड किया गया और हर बार उसकी मौत हुई। हर बार एक नया वर्जन 11, 12, 13, 14, 15, 16 और फाइनली जब मिकी 17 तक पहुंचा तो उन लोगों ने फाइनली एक सक्सेसफुल एंटीडोट बना ही लिया। एक दिन मिकी को 3 क्रू मेंबर्स के साथ नेफिलिम की सतह की तहकीकात के लिए भेजा जाता है। ये लोग एक रहस्यमयी केव में दाखिल होते हैं। अंदर का नजारा बर्फ से चमकता बेहद खूबसूरत था। चारों धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक बड़ी बर्फीली चट्टान ऊपर से गिरती है और उसकी चपेट में आकर टीम की एक खूबसूरत लड़की जेनिफर मौके पर ही दम तोड़ देती है। वापस कॉलोनी पहुंचने के बाद जैसे ही ये खबर केनेथ मार्शल को मिलती है, वो गुस्से से तमतमाता हुआ मिकी पर टूट पड़ता है। एक्सपैंडेबल तुम थे, मरना तुम्हें था, लेकिन तुम्हारी जगह वो मासूम लड़की मर गई और वो भी एक फर्टाइल फीमेल जो बच्चे पैदा कर सकती थी। केनेथ के लिए इंसान की वैल्यू सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल यूटिलिटी तक सीमित थी। वो मिकी को सजा देता है, आज से तुम 8 घंटे नहीं 14 घंटे काम करोगे और खाना भी तुम्हें आधा मिलेगा। मिकी गुस्से और हिम्मत के बीच कहता है, मैंने उस केव में एक अजीब सा क्रीचर देखा था। इस पर केनेथ फौरन आदेश देता है, उसे पकड़ कर लाओ, हम उस पर रिसर्च करेंगे। इसके बाद मिकी क्रीपर को ढूंढने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। चलते चलते वो अचानक एक गहरे ग्लेशियर में गिर जाता है और यहीं से कहानी फिर उसी मोड़ पर लौट आती है जहाँ से ये मूवी की शुरुआत हुई थी। बर्फ से घिरे उस ठंडे अंधेरे में मिकी के सामने एक विशालकाय क्रीपर प्रकट होता है, लेकिन वो उसे कुचलता नहीं बल्कि खींचकर अपने साथ केव के अंदर ले जाता है। डरा हुआ मिकी कहता है, अगर मुझे खाना है तो खा लो, मैं फिर मर जाऊंगा और मेरा दूसरा वेरिएंट कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आ जाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये होती है, क्रीपर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टा वो उसे केव की एक दूसरी जगह से बाहर निकाल देता है, जैसे जानबूझकर उसकी जान बचाई जा रही हो। मिकी इस हरकत से पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्यों इस एलियन ने उसे मारा नहीं। उसे लगता है शायद बार बार क्लोन होकर वापस आने के कारण उसका टेस्ट, उसका डीएनए अब इतना बदल चुका है कि शायद क्रीपर्स उसे खाने के लायक मानते ही नहीं। जैसे तैसे मिकी एक कंपनी के ट्रक तक पहुंचता है जो किसी मिशन से लौट रहा होता है और उसमें प्लैनेट की एक अनोखी चट्टान भी लोड की गई होती है। उसी ट्रक में छुपकर मिकी कॉलोनी के बेस तक वापस पहुंचता है।
बेस पर लौटने के बाद मिकी 17 थककर अपने शेल्टर में आराम करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने खड़ा होता है उसका अगला वेरिएंट मिकी 18। वो पहले से ही कॉलोनी में एक्टिव किया जा चुका होता है और अब सिस्टम ऑफिशियली उसे ही जिंदा एक्सपैंडेबल मानता है। मिकी 17 शांत स्वभाव का होता है पर थका हुआ, टूटा हुआ और अब सवालों से भरा हुआ। वहीं मिकी 18 ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा अलर्ट और थोड़ा एग्रेसिव होता है। मिकी 18 उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें तो अब मर जाना चाहिए, शिप में मल्टीपल्स अलाउड नहीं है, अब मैं ऑफिशियली यहाँ रह सकता हूँ, मुझे जिंदा हुए सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं। ये कहते ही वो मिकी 17 पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि लड़ाई आगे बढ़े, कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में लौट जाती है। करीब 4 साल पीछे अर्थ पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ बहस हो रही थी क्लोनिंग मशीन को बंद करने की मांग पर। दरअसल अर्थ पर इस डिवाइस का दुरुपयोग शुरू हो चुका था। लोग अपने अपने मल्टीपल्स बना रहे थे। कोई एक वेरिएंट किसी शहर में चोरी करता तो दूसरा वेरिएंट दूसरी जगह मर्डर कर रहा होता। पुलिस और सरकार के लिए ये तय कर पाना नामुमकिन हो गया था कि असली दोषी कौन है। नतीजा, समाज में अराजकता फैलने लगी और आखिरकार अर्थ की गवर्नमेंट ने इस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को पूरी तरह बैन कर दिया। लेकिन तभी सामने आता है केनेथ मार्शल। उसने उस कॉन्फ्रेंस में एक प्रपोजल रखा, अगर हमें अर्थ पर ये टेक्नोलॉजी नहीं चलाने दी जा रही तो मैं इसे दूसरी प्लैनेट पर लेकर जाऊंगा। उसने गवर्नमेंट को एक गारंटी दी, अगर स्पेस कॉलोनी में 2 वेरिएंट्स एक साथ पाए गए तो उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। और इसी वादे के साथ क्लोनिंग का ये खतरनाक गेम नेफिलिम प्लैनेट पर शुरू हुआ। फिर से कहानी शिफ्ट होती है नेफिलिम प्लैनेट पर, जहाँ मिकी 18 सोचता है कि अगर हम दोनों को एक साथ किसी ने देख लिया तो हम दोनों को जान से मार दिया जाएगा। मरने का हक तो 17 को है, इसलिए मिकी 18 ने 17 को मारने के लिए नीचे घाटी में फेंकने को ले आया है। यहाँ पर मिकी 17 कहता है, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, मेरा खाना तुम खा लेना। मुझे इंसानों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है कि ये क्रीपर्स जानलेवा नहीं है, बल्कि उन्होंने मेरी मदद की थी। लेकिन तभी वहाँ पर टीमो आता है। उसे देखते ही मिकी 17 छुप जाता है ताकि वो दोनों मिकी को एक साथ ना देख पाए। असल में टीमो ही वो वजह था जिसकी वजह से मिकी को मजबूरी में एक्सपैंडेबल बनना पड़ा था। इसीलिए मिकी 18 गुस्से से बौखलाया हुआ टीमो को नीचे घाटी में फेंकना चाहता है। लेकिन ऐन मौके पर टीमो के ग्रुप के और लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे मजबूर होकर 18 टीमो को बचाना पड़ता है। अब तक टीमो को समझ आ चुका होता है कि यहाँ 2 मिकी है, यानी कॉलोनी में अब मल्टीपल्स मौजूद है। पर तभी मिकी 18 उसके सामने खड़ा होकर सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने हमारे बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद नशा भी उसी जगह पहुंच जाती है। उन्हें तब तक ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वहाँ 2 मिकी मौजूद है। वो मिकी 18 को ही मिकी, उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी मौजूदगी में नशा किसी और मिकी के साथ ऐसा करे। गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ वो चुपचाप उनका पीछा करने निकल पड़ता है। लेकिन तभी केनेथ मार्शल के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और सीधे केनेथ मार्शल के सामने ले जाते हैं। केनेथ दिखावे में मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने कॉलोनी के लिए बहुत मदद की है मिकी, तुम हमारे लिए खास हो, इसलिए आज तुम्हारे लिए एक खास डिनर रखा गया है। 17 जो आज तक कभी ढंग से खाना नहीं खा पाया था, इतना स्वादिष्ट खाना देखकर बिना कुछ सोचे खाने में जुट जाता है। पर उसे ये नहीं पता होता कि ये सिर्फ एक सिंथेटिक मीट का एक्सपेरिमेंट है, जिसे जानबूझकर उसे खिलाकर टेस्ट किया जा रहा है कि क्या ये इंसानों के खाने लायक है या नहीं। थोड़ी ही देर में मिकी को उल्टियाँ होने लगती है, पेट में तेज दर्द उठता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी साइंटिस्ट आता है और उसे एक इंजेक्शन देता है ताकि इन्फेक्शन और पेन को कंट्रोल किया जा सके। थोड़ी देर बाद मिकी को राहत मिलती है और वहीं बैठी वो लड़की उसे अपने शेल्टर में ले जाती है। वो उसे एक तरह का ड्रिंक देती है जो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने लगता है। असल में वो लड़की मिकी के और करीब आना चाहती थी, क्योंकि बहुत समय से किसी लड़के के पास नहीं रही थी। लेकिन मिकी 17 का दिल सिर्फ नशा के लिए धड़कता था, इसलिए वो चुपचाप उठता है और नशा के शेल्टर की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचकर जब नशा एक साथ 2 मिकी को देखती है, वो पहले तो हैरान होती है, फिर धीरे धीरे मुस्कुरा उठती है। वो दोनों के गले लग जाती है और तीनों एक साथ इंटीमेट पल साझा करते हैं। लेकिन तभी वो लड़की जो पहले मिकी को अपने पास लाना चाहती थी, वो सब कुछ देख लेती है। वो डर और जलन में सीधा हाई कमांड के पास जाने के लिए भाग पड़ती है ताकि उन्हें बताए कि कॉलोनी में मल्टीपल्स मौजूद है। लेकिन रास्ते में नशा उसे रोक लेती है
और गुस्से से कहती है, तुम मिकी के बारे में कुछ नहीं बताओगी क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। दूसरी ओर केनेथ मार्शल ने जिस पत्थर को प्लैनेट से कॉलोनी में लाया था, असल में उसका मकसद साइंटिफिक नहीं बल्कि पूरी तरह से ईगो ड्रिवन था। वो चाहता था कि उस पत्थर पर अपना नाम खुदवाए ताकि आने वाली जनरेशंस हमेशा याद रखें। केनेथ मार्शल वाज द फर्स्ट एवर मैन टू रीच नेफिलिम प्लैनेट एंड कॉलोनाइज इट। लेकिन जैसे ही पत्थर को बीच से काटने का काम शुरू होता है, अचानक उस पत्थर के अंदर से दो छोटे छोटे क्रीपर्स के बच्चे निकल आते हैं। एकदम तेजी से उनमें से एक केनेथ पर टूट पड़ता है और सब कुछ एक पल में बदल जाता है। उसी जगह दूसरी तरफ से मिकी 18 भी केनेथ को मारने आता है, लेकिन एन वक्त पर नशा उसे रोक लेती है। क्रीपर के उस बच्चे को जो केनेथ पर हमला कर रहा था ऑन द स्पॉट ही मार दिया जाता है, लेकिन उनमें से एक और क्रीपर को जिंदा पकड़ लिया जाता है ताकि कॉलोनी वाले उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। अब मामला और भी बिगड़ जाता है क्योंकि केनेथ को इस दौरान पता चल जाता है कि उनकी शिप में मल्टीपल्स मौजूद है। अब कोई दया नहीं दिखाई जाती और मिकी 17, मिकी 18 और नशा तीनों को गिरफ्तार करके सीधा जेल में डाल दिया जाता है। इसी बीच केनेथ मार्शल की पत्नी येल्फा पकड़ कर रखे गए एक क्रीपर के बच्चे की पूंछ काटती है और उससे एक ऐसा जूस बनाती है जो बेहद स्वादिष्ट था। इसका स्वाद चखने के बाद केनेथ को एक नया लोभ सताने लगता है। वो सीधा मिकी 17, मिकी 18 और नशा को बुलाता है और कहता है, अगर तुम लोग क्रीपर्स की पूंछें लाकर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब एक तरफ इन तीनों को क्रीपर के बच्चों को पकड़ने भेजा जाता है, लेकिन तभी सामने दिखाई देते हैं मदर एलियन और उसका पूरा झुंड। सैकड़ों क्रीपर्स कॉलोनी की स्पेस शटल के सामने डट कर खड़े हो जाते हैं। अब मिकी 17 और मिकी 18 जैसे ही क्रीपर्स के बीच पहुंचते हैं, 17 अपने टेलीपैथिक बॉन्ड से मदर एलियन से दोबारा संपर्क करता है। वो विनम्रता से कहता है, देखो ये इंसान बहुत खतरनाक है, ये लोग तुम्हारे ऊपर जहरीली गैस छोड़ देंगे जिससे तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन मदर एलियन बेहद समझदार और शक्तिशाली था। वो शांत स्वर में जवाब देता है, तुम लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो अगर हमने छोड़ दी तो तुम लोगों के कान फट जाएंगे, दिमाग फटकर बिखर जाएगा और एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर मदर एलियन एक मिस्टीरियस साउंड निकालता है, इतनी तेज और तेजस्वी की दोनों मिकी अपने कानों को पकड़कर गिरने की कगार पर आ जाते हैं। तभी मिकी 17 को ये एहसास होता है कि ये कोई मामूली एलियन नहीं है बल्कि ये एक एडवांस प्रजाति है। अब मदर एलियन एक शर्त रखता है, अगर तुम लोग चाहते हो कि हम यहाँ से शांति पूर्वक चले जाए तो मुझे मेरा बच्चा वापस दो, और तुम लोगों ने मेरे एक बच्चे को मार दिया है तो उसके बदले तुम्हें भी एक इंसान की कुर्बानी देनी होगी, तभी हम पीछे हटेंगे। इसके बाद मिकी 17 सीधा कैमरा के सामने आता है और इशारों से कॉलोनी के सभी लोगों को एक आखिरी वार्निंग देता है, जो क्रीपर के बच्चे को पकड़ कर रखा गया है उसे अभी के अभी मदर एलियन को वापस सौंप दो, वरना शिप में मौजूद हर इंसान की मौत तय है। ये देखकर केनेथ मार्शल आग बबूला हो उठता है। उसे लगता है कि एलियन से बात करने वाला असली लीडर वही है, न कि कोई एक्सपेंडेबल। उसका सेक्रेटरी कहता है, सर आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप इन एलियन से बातचीत करते हुए दिखेंगे और वो सब वीडियो में रिकॉर्ड होगा तो आने वाली पीढ़ियां आपको एक महान इतिहास पुरुष के तौर पर याद रखेंगी। इतना सुनते ही केनेथ पूरी तैयारी के साथ बड़े बड़े गैस टैंक्स और गाड़ियों का काफिला लेकर सीधा मदर एलियन के सामने पहुंच जाता है। उधर नशा भी क्रीपर के उस बच्चे को लेकर मिकी 17 के हवाले कर देती है। मिकी उसे दौड़ते हुए सीधा मदर एलियन के पास लेकर जाता है, लेकिन मदर एलियन की एक और शर्त थी, एक बच्चा वापस, तो एक इंसान की बलि जरूरी है। यही मौका था मिकी 18 के लिए। वो आगे बढ़ता है और अपने अंदर दबे क्रोध को निकालते हुए सीधा केनेथ मार्शल को पकड़ लेता है और फिर केनेथ के हाथ में जो रिमोट था जिससे 17 और 18 दोनों का अंत लिखा था, 18 उसी रिमोट से खुद का ही बटन दबा देता है। एक जोरदार धमाके के साथ मिकी 18 और केनेथ मार्शल दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। ये दृश्य देख मदर एलियन शांत होता है। वो देखता है कि इंसानों ने उसकी शर्त को निभाया है, एक बच्चे के बदले एक इंसान की मौत। अब उसका पूरा झुंड अपने बच्चों को साथ लेकर चुपचाप उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। नेफिलिम प्लैनेट की पूरी स्पेस शटल कॉलोनी को अब नशा कंट्रोल करती है और मिकी 17 उसे एक आखिरी मौका दिया जाता है। तुम्हारे सामने वही प्रिंटिंग
मशीन है जिसने तुम्हें बार बार मारकर जिंदा किया, जिसने तुम्हारी पहचान छीन ली। अब इसे खत्म करने का बटन सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मिकी बिना एक पल गवाए उस मशीन को ब्लास्ट करके हमेशा के लिए मिटा देता है। अब कोई एक्सपैंडेबल नहीं बचेगा। अब कोई मिकी 18, 19, 20 नहीं होगा। अब सिर्फ एक नाम बचेगा, मिकी बर्न्स। एक इंसान, एक जिंदा आत्मा जो अब नेफिलिम प्लैनेट पर एक नई जिंदगी शुरू करेगा अपने प्यार नशा के साथ। और यहीं पर मिकी 17 की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कुछ कहानियां दिल में उतर जाती हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। आपका साथ, आपकी कमेंट्स और आपकी हर एक मुस्कान मेरे लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं। शुक्रिया इस कहानी को मेरी आवाज के साथ महसूस करने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। स्टे ट्यून्ड क्योंकि अगली कहानी इंतजार कर रही है।